स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहचान गढ़ी। वो है वैदिक काल। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग। हमारी ये बातचीत आधारित है वैदिक काल, संस्कृति, धर्म और समाज की नींव शीर्षक वाली सामग्री के कुछ अंशों पर। हमारा इरादा है इस निर्णायक युग के जो अहम पहलू हैं उनको खंगालना। मतलब कैसे बाहरी समूहों का आगमन हुआ, समाज कैसे बना और फिर वक्त के साथ क्या बड़े बदलाव आए। बिल्कुल। और ये समझना कि आज भी इसका कितना असर है। सही बात है। ये दौर काफी लंबा है, करीब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। हाँ, लगभग 1000 साल का फैलाव है इसमें। और सोचने वाली बात यह है कि आज भी हमारे जीवन के कितने सारे तार इसी प्राचीन काल से जुड़े हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण युग की एक विस्तृत पड़ताल करते हैं। जरूर। शुरुआत अक्सर आर्यों के आगमन के सवाल से होती है। इनके मूल स्थान को लेकर काफी मतभेद रहे हैं, है ना? हाँ, ये एक लंबे समय से बहस का विषय रहा है। मैक्स मुलर जैसे विद्वान थे, उन्होंने कहा मध्य एशिया। हाँ, सुना है। फिर लोकमान्य तिलक ने आर्किटिक क्षेत्र का सिद्धांत दिया। कुछ भारतीय विद्वान जैसे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, वो मानते थे कि ये भारत के ही मूल निवासी हैं। अच्छा। हालांकि ज्यादातर जो पुरातात्विक और भाषाई सबूत मिलते हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि संभवतः बाहर से आए और भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में बसे, जिसे वेदों में सप्त सिंधु कहा गया है, मतलब 7 नदियों की भूमि। सप्त सिंधु, ओके। और देखिए, ये समझना महत्वपूर्ण है कि इसी दौर में उस विशाल साहित्य की रचना शुरू हुई जो हमें इस काल के बारे में बताता है। हाँ, वेद और उपनिषद वगैरह। हाँ, बिल्कुल। इसमें शामिल हैं वेद, जो मूल संहिताएं हैं जिनमें स्तुतियां और मंत्र हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, जो वेदों के कर्मकांडों की डिटेल में व्याख्या करते हैं। फिर आरण्यक है, मतलब वन में लिखे गए ग्रंथ, जो यज्ञों के पीछे के दर्शन पर सोचते हैं। और फिर उपनिषद। उपनिषद तो बहुत गहरे हैं। हाँ, जिनमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि के गूढ़ रहस्यों पर गहन विचार विमर्श है। यही हमारे प्राइमरी सोर्स हैं। ठीक है, तो समझने के लिए इतिहासकारों ने इस लंबे कालखंड को 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो ऋग्वैदिक काल, हाँ, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, करीब 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। सही। और कहते हैं कि इन दोनों अवधियों के बीच समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, सब में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। बिल्कुल, यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, जैसा आपने कहा। तो पहले ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। अक्सर सुनते हैं कि समाज पितृसत्तात्मक था। क्या ये तस्वीर पूरी तरह सही है या इसमें और भी रंग थे? देखिए, ये बात सही है कि परिवार की जो इकाई थी, कुल कहते थे, वो पितृसत्तात्मक थी। मतलब पिता या जो सबसे वरिष्ठ पुरुष होता था वो मुखिया होता था। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि महिलाओं का स्थान कोई दोयम दर्जे का था। सच तो यह है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को काफी सम्मान और स्वतंत्रता मिली हुई थी। अच्छा। हाँ, जो बाद के युगों में कम होती गई। हाँ। उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार था। वे यज्ञों में पति के साथ भाग लेती थीं। हाँ। और सार्वजनिक सभाओं में भी अपनी बात रख सकती थी, जैसे विदत। अरे वाह। और सबसे प्रभावशाली बात तो यह है कि लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा, ऐसी कई विदुषी महिलाओं ने तो वेदों की ऋचाओं की रचना तक की है। कमाल है, मतलब महिला ऋषि। हाँ, बिल्कुल। हाँ। विवाह को भी एक पवित्र बंधन मानते थे। कन्या को अपना वर चुनने की स्वतंत्रता, मतलब स्वयंवर जैसी प्रथा का आभास मिलता है। हाँ। और सामान्यतः एक ही पत्नी रखने की प्रथा थी। नारी का सम्मान था। और आपने सभाओं का जिक्र किया। सभा, समिति, विदत, ये संस्थाएं क्या थीं और इनका क्या काम था? हाँ, ये उस समय लोगों की राय और भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। सभा शायद बुजुर्गों और खास लोगों की परिषद थी। ओके। जबकि समिति आम जन की सभा थी, जो ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले लेती थी। यहाँ तक कि राजा के चुनाव में भी इसकी भूमिका होती थी। राजा के चुनाव में भी? हाँ। और विदत संभवतः सबसे पुरानी संस्था थी, जो सैनिक, सामाजिक, धार्मिक सभी तरह के मामलों को देखती थी। ये दिखाता है कि शासन में एक तरह की कलेक्टिविटी थी, सामूहिकता थी। इसी काल में हमें वर्ण व्यवस्था का शुरुआती बीज भी दिखता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख आता है। हाँ, वो 4 वर्णों वाली बात। हाँ, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि तब ये व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। समाज में गतिशीलता थी और विभाजन उतना कठोर नहीं था जैसा कि बाद में हुआ।
आप अपना वर्ण बदल सकते थे कर्म से। ये वाकई बात के दौर की कठोर जाति व्यवस्था से कितना अलग लगता है। अब अगर राजनीति और शासन की बात करें तो राजा या राजन की क्या स्थिति थी? क्या वो आज के राजाओं जैसा था? नहीं, ऋग्वैदिक राजन आज के सम्राट जैसा बिल्कुल नहीं था। वो मुख्यतः एक कबीला या जन का मुखिया होता था। कबीले का मुखिया? हाँ, उसका मुख्य काम था कबीले के लोगों की और खासकर उनके पशुधन की रक्षा करना। गाय उस समय धन का प्रतीक थी, इसीलिए राजा को गोपति यानी गायों का स्वामी या रक्षक भी कहा जाता था। गोपति। राजा का पद आमतौर पर तो वंशानुगत होता था, पर समिति की सहमति जरूरी होती थी, तो एक तरह से उसकी शक्ति पर अंकुश था। अच्छा, मतलब पूरी तरह निरंकुश नहीं? बिल्कुल नहीं। उसकी मदद के लिए पुरोहित और सेनानी जैसे कुछ अधिकारी होते थे, जिनमें पुरोहित का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। वो सलाहकार भी था, धार्मिक अनुष्ठान भी करता था। और जैसा आपने पहले कहा, सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजा को निरंकुश होने से रोकती थीं। हाँ, वो संतुलन बनाए रखती थी। ऋग्वेद में कबीलों के बीच युद्धों का भी जिक्र मिलता है, जैसे प्रसिद्ध दाशराग्य युद्ध। हाँ, 10 राजाओं का युद्ध। बिल्कुल। और अक्सर ये लड़ाइयाँ गायों और चारागाहों के लिए होती थी। इन्हें गविष्टि कहा जाता था, मतलब गायों की खोज। अच्छा, गविष्टि। हाँ, ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह राजनीति को प्रभावित कर रही थी उस समय। लेकिन ये स्थिति आपने कहा उत्तर वैदिक काल में नाटकीय रूप से बदल गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी? इसका एक बड़ा कारण था लोहे का व्यापक इस्तेमाल। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई और फिर उसके औजारों का प्रयोग बढ़ा। लोहा? हाँ, वो तो गेम चेंजर रहा होगा। बिल्कुल। लोहे की कुल्हाड़ी से गंगा यमुना के जो घने जंगल थे उन्हें साफ करना आसान हो गया। लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई, तो खेती करना आसान हो गया। तो कृषि का विस्तार हुआ। जबरदस्त विस्तार हुआ। अब जो छोटे छोटे कबीलाई जन थे वो स्थायी भौगोलिक क्षेत्रों में बसने लगे। इन्हें जनपद कहा गया। जन से जनपद? हाँ, और कृषि से अतिरिक्त उपज होने लगी, सरप्लस। इसने राजा को ज्यादा संसाधन दिए, टैक्स कलेक्शन वगैरह। नतीजतन राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई, पद ज्यादा वंशानुगत हो गया। अब राजा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, जैसे राजसूय, अश्वमेध। राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी। धीरे धीरे स्थायी सेना रखने और साम्राज्यों की नींव डालने की प्रक्रिया शुरू हुई। और इसके साथ ही सभा और समिति जैसी जो पुरानी संस्थाएं थीं, उनका प्रभाव कम हो गया होगा। हाँ, उनका प्रभाव कम होता गया। और जाहिर है अर्थव्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आया होगा, पशुपालन से कृषि की प्रधानता की ओर। निश्चित रूप से। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन काफी हद तक पशुचारण पर आधारित था। गाय और घोड़े उनके जीवन का आधार थे। गाय तो विनिमय का माध्यम भी थी। हाँ, बाटर जैसा। बिल्कुल। कृषि होती थी, लेकिन उसका महत्व दूसरा था। जौ, जिसे यव कहते थे, वो मुख्य फसल थी। यव? हाँ, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो उत्तर वैदिक काल में लोहे के हल ने कृषि में क्रांति ला दी। अब सिर्फ जौ नहीं, बल्कि चावल, व्रीहि और गेहूं, गोधूम जैसी फसलें भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने लगी। व्रीहि और गोधूम? हाँ, ठीक है। कृषि आधारित स्थायी जीवन शैली विकसित हुई। और यही जो कृषि अधिशेष था, इसी ने व्यापार को बढ़ाया, नगरों के उदय को संभव बनाया और अलग अलग तरह के शिल्प, क्राफ्ट्स, उनके विकास को संभव बनाया। अच्छा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे ये जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, इसने न सिर्फ समाज को स्थिर किया, बल्कि सामाजिक वर्गीकरण को, वो जो वर्ण व्यवस्था थी, उसको इतना पक्का कर दिया कि जन्म आधारित व्यवस्था सदियों तक भारतीय समाज की पहचान बन गई। व्यापार कैसे चलता था? क्या उस समय सिक्के आ गए थे? शुरुआती व्यापार तो वस्तु विनिमय पर ही आधारित था, मतलब चीजों की अदला बदली। हाँ। लेकिन बाद में व्यापार में सहूलियत के लिए निष्क और शतमान जैसे सोने या चांदी के निश्चित वजन के टुकड़ों का प्रयोग होने लगा। निष्क और शतमान? हाँ, पर इन्हें हम आज के सिक्के जैसा रेगुलर करेंसी नहीं कह सकते। मानकीकृत नहीं थे पूरी तरह। ठीक है। व्यापार नदियों से भी होता था और जमीनी रास्तों से भी। कृषि के अलावा बढ़ाईगिरी, रथ बनाना, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, खासकर वो चित्रित धूसर मृदभांड, PGW कहते हैं। हाँ, PGW वेयर। और धातु का काम, तांबा, कांसा और अब लोहा भी। ये सब शिल्प भी काफी उन्नत अवस्था में थे। चलिए अब धर्म और दर्शन की बात करते हैं, जो वैदिक काल की शायद सबसे स्थायी देन है। ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप कैसा था? ऋग्वैदिक धर्म आप कह सकते हैं अपेक्षाकृत सरल था और प्रकृतिवादी था।
वे लोग प्रकृति की जो शक्तिशाली और जीवन देने वाली शक्तियां थी उन्हें देवता मानकर पूजते थे। जैसे इंद्र, वो वर्षा, तूफान और युद्ध के सबसे प्रमुख देवता थे। अग्नि, जो यज्ञ की अग्नि के देवता थे और मनुष्यों और देवताओं के बीच संदेशवाहक माने जाते थे। वरुण थे, जो ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था, जिसे ऋत कहते थे, उसके संरक्षक थे। फिर सूर्य, उषा यानी भोर की देवी, सोम वो पौधे वाला? हाँ, एक पौधे का रस जिससे पीकर स्फूर्ति मिलती थी और जिसे देवता का दर्जा प्राप्त था। अच्छा। देवताओं को प्रसन्न करने का मुख्य तरीका था यज्ञ, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में घी, अन्न वगैरह की आहुति दी जाती थी। और उद्देश्य क्या होता था? उद्देश्य भौतिक सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति या युद्ध में विजय पाना, इस तरह की चीजें होती थी। उस समय मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई प्रचलन नहीं था। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। दिलचस्प है। हाँ, लेकिन फिर उपनिषदों तक आते आते एक बड़ा दार्शनिक बदलाव दिखता है, कर्मकांड से ज्ञान की ओर। ये कैसे हुआ? ये एक क्रमिक विकास का, एकदम से नहीं हुआ। ऋग्वेद के बाद के हिस्सों में, फिर ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों में कर्मकांड धीरे धीरे जटिल होते गए। लेकिन साथ ही यज्ञों के पीछे छिपे अर्थ और सृष्टि के रहस्यों पर विचार भी गहराता गया। उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञ बहुत खर्चीले हो गए और जटिल हो गए। पुरोहित वर्ग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया और पशु बलि भी आम हो गई। हाँ, कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे। बिल्कुल। इसी कर्मकांड की अति और भारी आडंबर के खिलाफ एक प्रतिक्रिया हमें उपनिषदों में देखने को मिलती है। अच्छा, एक रिएक्शन था ये। हाँ, एक तरह से उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंतिम और सार भाग, वो बाहरी यज्ञों की बजाय आंतरिक ज्ञान मार्ग पर जोर देते हैं। ज्ञान मार्ग। इनमें आत्मा यानी व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्म यानी परम सत्य या सार्वभौमिक चेतना, इनकी प्रकृति क्या है, इनके बीच रिश्ता क्या है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। हाँ, वही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, तुम वही हो। कर्मथल का सिद्धांत, पुनर्जन्म और मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, ऐसी गहरी दार्शनिक अवधारणाओं का विवेचन है इनमें। ये तो भारतीय दर्शन का शिखर माने जाते हैं। बिल्कुल। ये सोचना कमाल का है कि कैसे हजारों साल पहले लोग इतने गहरे सवालों से जूझ रहे थे। जीवन का अर्थ क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, ये सवाल तो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सही बात है। चलिए लगे हाथ चारों वेदों का भी एक संक्षिप्त परिचय हो जाए। जरूर। ऋग्वेद सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद है। इसमें देवताओं की प्रशंसा में गाए गए 1028 सूक्त यानी भजन हैं। 1028? हाँ। सामवेद में ज्यादातर ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, लेकिन उन्हें गाने के लिए संगीता में ढंग से ढाला गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। संगीत का जनक सामवेद। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियों और मंत्रों का गद्य और पद्य दोनों में वर्णन है। यज्ञ की प्रक्रिया इसमें है। ठीक है। और अथर्ववेद का संबंध रोजमर्रा के जीवन से ज्यादा है। इसमें जादू टोना, बीमारियों के इलाज, वशीकरण और सामान्य जीवन के सुख दुख से जुड़े मंत्र और प्रार्थनाएं हैं। अच्छा, अथर्ववेद थोड़ा अलग है मतलब? हाँ, उसका फोकस थोड़ा अलग है। और इतनी सारे ज्ञान राशि को सहेजा कैसे गया, खासकर जब लिखने का ज्यादा प्रचलन नहीं था? शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? वैदिक शिक्षा मुख्यतः मौखिक थी, ओरल ट्रेडिशन, और गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। गुरुकुल? हाँ, शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करते हुए विद्या ग्रहण करते थे। वेदों और अन्य शास्त्रों को कंठस्थ किया जाता था, याद किया जाता था, रट लिया जाता था। हाँ, और गुरु शिष्य परंपरा के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी हूबहू हस्तांतरित किया जाता था। ये स्मृति और श्रवण पर आधारित एक अद्भुत प्रणाली थी, जिसने हजारों सालों तक इस ज्ञान को जीवित रखा। वाकई अद्भुत है। बाद में जब वेदों को समझना थोड़ा कठिन होने लगा, तो उनकी सहायता के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, सही उच्चारण, कल्प कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद, मीटर और ज्योतिष, सही समय। ये वेदांग सहायक शास्त्र थे। हाँ, वेदों को ठीक से समझने और प्रयोग करने के लिए। और जैसा हमने पहले बात की, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद भी इसी वैदिक साहित्य के विस्तार हैं, जो कर्मकांड से लेकर गूढ़ दर्शन तक फैले हुए हैं। और ये ना भूलें कि वेदों में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि का काव्य और संगीत भी है। हमने उत्तर वैदिक काल में राजनीति और अर्थव्यवस्था में बदलाव देखे। समाज पर इसका क्या असर पड़ा, खासकर वो जो वर्ण व्यवस्था थी? हाँ, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होकर कहीं ज्यादा कठोर और जटिल हो गई। समाज अब स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में बंट गया।
जन्म आधारित हो गई मतलब। हाँ, ये बड़ा बदलाव था। ब्राह्मण, पुरोहित, शिक्षक और क्षत्रिय योद्धा शासक वर्ग ने सर्वोच्च स्थान पा लिया। उन्हें कई विशेष अधिकार मिल गए। टॉप पर। वैश्य, किसान, पशुपालक, व्यापारी मुख्य रूप से उत्पादन और कर देने वाला वर्ग बन गया। और शूद्रों की स्थिति सबसे नीचे थी। उनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना माना गया और उनके सामाजिक और धार्मिक अधिकार बहुत सीमित कर दिए गए। काफी सीमित। वर्णों के बीच खान-पान और विवाह संबंध भी प्रतिबंधित होने लगे और वो जो पहले गतिशीलता थी वो लगभग समाप्त हो गई। और महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में तो काफी अच्छी थी। हाँ, ये एक और दुखद पहलू है। इसी दौर में महिलाओं की स्थिति में भी काफी गिरावट आई। जहां ऋग्वैदिक काल में उन्हें शिक्षा और सभाओं में भाग लेने जैसे अधिकार थे, हाँ, वहीं अब उनसे ये अधिकार छिनने लगे। उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया, जिससे उनकी वैदिक शिक्षा का रास्ता बंद हो गया। ओहो। बाल विवाह जैसी प्रथाएं भी धीरे धीरे पनपने लगी। संपत्ति पर उनके अधिकार सीमित हो गए। साथ ही गोत्र व्यवस्था का महत्व बहुत बढ़ गया और समान गोत्र में विवाह को वर्जित कर दिया गया। गोत्र वाली बात भी इसी समय आई। हाँ, ये सामाजिक नियंत्रण का एक और तरीका था। शायद ये जो स्थायी कृषि समाज बना, उसमें संपत्ति और वंशानुक्रम के सवालों ने इन बदलावों में भूमिका निभाई। और यही सारे बदलाव थे जिन्होंने आगे चलकर बड़े राज्यों यानी महाजनपदों के उदय की जमीन तैयार की। निश्चित रूप से उत्तर वैदिक काल के अंत तक लोहे के प्रयोग से कृषि में जो क्रांति आई, उससे न केवल जनसंख्या बढ़ी और बस्तियां स्थायी हुईं, बल्कि अच्छा खासा कृषि अधिशेष भी पैदा हुआ। सरप्लस। हाँ, इस अधिशेष ने शासक वर्ग को कर वसूलने और बड़ी सेनाएं रखने की क्षमता दी। छोटे छोटे जनपद अब ज्यादा संगठित और शक्तिशाली होकर महाजनपद बनने लगे। जनपद से महाजनपद। बिल्कुल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हमें ऐसे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे मगध, कोसल, वत्स, अवंती। हाँ, 16 महाजनपद। इनमें से कुछ शक्तिशाली राजतंत्र थे तो कुछ वज्जी जैसे गणराज्य भी थे। सही। और यही वो राजनीतिक, सामाजिक और आप कह सकते हैं बौद्धिक मंथन का दौर था, जब मौजूदा ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और सामाजिक जड़ता के खिलाफ नई विचारधाराएं भी उभरी। जैसे? जिनमें सबसे प्रमुख थी महावीर स्वामी द्वारा प्रवर्तित जैन धर्म और गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म। अच्छा, तो ये उसी पृष्ठभूमि में उभरे। हाँ, उनकी नींव इसी दौर के अंत में पड़ रही थी। तो कुल मिला के देखें तो वैदिक काल सिर्फ एक प्राचीन युग नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता का आधार स्तंभ है, जिसने जीवन के लगभग हर पहलू की नींव रखी। निसंदेह आज के भारत को देखें, हमारे धर्म, खासकर हिंदू धर्म की जड़ें यही हैं। हमारी भाषाएं, संस्कृत से निकली कई भाषाएं, हमारे दर्शन, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म की अवधारणाएं। हाँ, हमारी सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था के जो अवशेष आज भी हैं। हमारे कई रीति रिवाज और त्योहार, इन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं वैदिक काल में हुई थी। बहुत गहरा प्रभाव है। हाँ, ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व इतिहास और मानव चिंतन के विकास को समझने के लिहाज से भी एक बेहद महत्वपूर्ण कालखंड है। इसने दुनिया को गहरे दार्शनिक विचार दिए। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। वैदिक काल के भीतर ही हम देखते हैं कि कैसे यज्ञ और कर्मकांड पर जोर देने वाली धारा के साथ साथ उपनिषदों जैसी गहन आत्मचिंतन वाली धारा भी विकसित हुई। एक ही परंपरा के अंदर ये दो विपरीत लगने वाले रास्ते क्यों और कैसे पनपे? ये सोचने वाली बात है। और क्या इसी आंतरिक तनाव और मंथन ने आगे चलकर जैन और बौद्ध जैसे सुधारवादी आंदोलनों के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की? इस पर विचार जरूर